Hello students. So here we are with the remaining part of the story The Speckle Band 2. आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इस स्टोरी का उसको नरेट करेंगे और उसको ट्रांसलेट भी करेंगे। टिल नाउ अब तक हमने ये पढ़ा है स्टोरी में कि जो हेलन स्टोनर हैं, मिस स्टोनर, वो किसके पास आए हैं? दो डिटेक्टिव्स हैं, शर्लक होम और डॉक्टर वॉटसन। उसके पास आए हैं क्यों? क्योंकि उनको खतरा महसूस हो रहा है, तो उस खतरे की वजह से वो बहुत घबराए हुए हैं और वो किसके पास आए हैं? उन दोनों डिटेक्टिव्स के पास, और बता रहे हैं कि उसके साथ क्या अजीबोगरीब हो रहा है, क्या स्ट्रेंज हो रहा है उसकी लाइफ में, वो क्यों डरी हुई है, किन कारणों से डरी हुई हैं। तो उसकी बातें सुन के वो दोनों डिटेक्टिव्स मिस टोनर के घर पे आते हैं डॉक्टर रॉयलेट की एब्सेंस में और अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक रात मिस टोनर के रूम में स्पेंड करेंगे, डॉक्टर रॉयलेट को बिना बताए, उसको इस बात की खबर के बिना वो पता लगाएंगे कि ये जो अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो इस वजह से वो एक प्लान बनाते हैं कि वो रात को मिस टोनर के रूम में खिड़की से एंटर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद वाली स्टोरी मैं अब नरेट और ट्रांसलेट करने जा रही हूं। हियर वी गो। होम्स एंड आई had no difficulty in engaging a bedroom at the Crown Inn. एक रहने की जगह है जिसे हम सराह कहते हैं, जहाँ पे जो यात्री होते हैं वो लोग, उनको रूम्स मिल जाते हैं रहने के लिए। तो वॉटसन कह रहे हैं कि मुझे और होम्स को कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई एक बेडरूम लेने में। किस जगह पे उन्होंने बेडरूम लिया? एक क्राउन इन जगह का नाम है। From our window we could command a view of the avenue gate. उस कॉलोनी का जो अंदर जाने वाला जो एंट्रेंस वाला गेट था, उस गेट के ऊपर हम उस बेडरूम की खिड़की से उसकी हम देख रेख कर सकते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो आसानी हो गई थी उनको इसमें। एंड ऑफ द inhabited wing of Stockmoran Manor House, और जो पुश्तैनी घर था डॉक्टर रॉयलेट का, जिसमें मिस स्टोनर, मिस हेलन स्टोनर थी, उसके ऊपर भी उनका ध्यान आसानी से पड़ रहा था। At dusk we saw Dr. Rowlett drive past. जब शाम ढलनी शुरू हुई तो हमने क्या देखा कि डॉक्टर रॉयलेट उस कॉलोनी के अंदर आ गए हैं। At dusk we saw Dr. Rowlett drive past, his huge form looming up beside the little figure of the lad who drove him. उसके साथ साथ उनको उसकी भी परछाई नजर आई जो लड़का उनको ड्राइव करके लेके आया था। About 9 o'clock, the light among the trees was extinguished. 9 बजे के करीब जो रोशनी थी वो कम होनी शुरू हो गई। पेड़ों का नजर आना कम हो गया क्योंकि अंधेरा हो गया, रात के 9 बज गए। And all was dark in the direction of the manor house. और जो उनका घर था, पुश्तैनी घर था डॉक्टर रॉयलेट का, इस अंधेरे की वजह से उधर भी सारा अंधेरा छा गया।
hours passed slowly away. 2 घंटे बीत गए. And then, suddenly, just at the stroke of 11, जैसे ही 11 बजे, a single bright light shone out right in front of us. एक छोटी सी लाइट हमारे सामने जलनी शुरू हो गई, क्योंकि वो एक सिग्नल था मिस स्टोनर का, जिससे उन्होंने ये तय किया था कि जब आपको सब कुछ सेटल लगे, जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक है, तो आप हमें एक लाइट का सिग्नल दे देना अपनी विंडो से, ताकि हम आपकी विंडो के जरिए आपके बेडरूम में एंटर कर सकें. तो मिस हेलन ने वो वाला सिग्नल उनको दे दिया. That is our signal, said Holmes. होम्स ने बोला, वो हमारा सिग्नल आ गया है. Springing to his feet, उसने अपने पैरों को थपथपाया. It comes from the middle window. वो देखो, वो बीच वाली खिड़की से आ रहा है. A moment later, we were out on the dark road. एक ही पल में, अगले ही पल में, हम दोनों उस अंधेरी सड़क के ऊपर निकल गए. A chill wind blowing in our faces. एक बहुत ठंडी हवा हमारे मुंह के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर, अपनी हवा हमारे चेहरे के ऊपर बज रही थी. And one yellow light twinkling in front of us. और हमारे सामने एक पीली कलर की एक जो लाइट थी, रोशनी थी, वो जगमगा रही थी. ट्विंकलिंग, जगमगा रही थी. In front of us, हमारे सामने. Through the gloom to guide us on our somber errand. जिस रास्ते पे हम निकले थे, वो लाइट हमें गाइड कर रही थी, हमें रास्ता बता रही थी. Making our way among the trees. हम पेड़ों के रास्ते से गुजरते हुए, we reached the lawn, crossed it, and found ourselves inside the bedroom. अब वो स्ट्रॉक मॉर्न, जो डॉक्टर रॉलेट का पुश्तैनी घर था, वहां पे पहुंच गए. हमने लॉन पर पहुंचे, उसको क्रॉस किया और खिड़की को फांद के हम बेडरूम के अंदर, मिस टोनर के बेडरूम के अंदर दाखिल हो गए. My companion noiselessly closed the shutter. मेरे दोस्त ने, ये कौन बोल रहे हैं? ये डॉक्टर वॉटसन बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त ने, अब दोस्त उनका कौन है? होम्स, शर्लक होम्स. तो डॉक्टर वॉटसन कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने बिना आवाज के उस खिड़की का दरवाजा बंद किया, मूव द लैम्प ऑनटू द टेबल, और जिस लैंप से उनको रोशनी मिल रही थी ना, रास्ता दिखा रही थी जो लैंप, उसको धीरे से टेबल पे रखा. एंड कास्ट हिज आईज अराउंड द रूम, और अपनी आंखों को कमरे में चारों ओर घुमाया. यानी आंखों से उसने अपनी रूम को चारों ओर देख के उसको चेक किया. Then he whispered into my ear gently. फिर उन्होंने मेरे कानों में धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि वो धीरे आवाज से बोल रहे थे कि कहीं हमारी आवाजें डॉक्टर रॉलेट तक ना पहुंचे. The least sound would be fatal to our plans. उन्होंने क्या बोला कि अगर हम धीरे से भी आवाज करेंगे ना, तो जो हमारी प्लानिंग है वो बर्बाद हो जाएगी. I nodded. मैंने, nodded का मतलब होता है सिर हिलाना, सिर हिला के हाँ में जवाब देना या ना में जवाब. I nodded to show that I had heard. मैंने सिर हिला के बोला कि मुझे सुन गई है आपकी आवाज. We must sit without light. हमें लाइट के बिना बैठना पड़ेगा. He would see it through the ventilator. क्योंकि अगर हम लाइट जगा के बैठेंगे तो डॉक्टर रॉलेट हमें वेंटिलेटर के जरिए देख लेंगे, क्योंकि वेंटिलेटर उन्होंने छेद किया हुआ था.
अपने रूम से मिस टर्नर यानी कि हेलन के रूम के अंदर। तो इसलिए हमें अंधेरे में बैठना पड़ेगा ताकि हमें डॉक्टर रॉयलेट देख ना लें कि यहाँ पे कोई आया हुआ है। आई नोडेड अगेन, मैंने दोबारा सिर हिला दिया। होम्स हैड ब्राउट अप अ लॉन्ग थिन केन। होम्स अपने साथ क्या लेके आए थे? एक लंबी पतली सी एक छड़ी लेके आए थे। एंड दिस ही प्लेस्ड अपॉन द बेड बिसाइड हिम। और वो उन्होंने कहाँ रख ली? जो वहां पे बेड पड़ा था उसके पास रख ली। देन ही टर्न डाउन द लैम्प। फिर उन्होंने लाइट को बुझा दिया। एंड वी वर लेफ्ट इन डार्कनेस। और हम अंधेरे में बैठ गए, हम अंधेरे में आ गए। 12 स्ट्रक, 12 बजे रात के। एंड 1 एंड 2 एंड 3 and still we sat waiting silently for whatever might befall. 12 बजने के बाद हम लोग धीरे धीरे साइलेंटली, खामोशी से इस चीज का इंतजार करने लगे कि क्या होने वाला है अब। Suddenly there was the momentary gleam. अचानक there was the momentary gleam of the light up in the direction of the ventilator. एकदम से एक रोशनी आई। कहां से आई? उस वेंटिलेटर की डायरेक्शन से। which was succeeded by a strong smell of burning oil and heated metal. जिसके साथ क्या आ रही थी? जैसे तेल जलने की और मेटल को हीट करने की जो स्मेल होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल उसके साथ ही आने लगी उस वेंटिलेटर के जरिए। Someone in the next room had lit a dark lantern. जब लांटर्न चलाते हैं तो लांटर्न जो पहले होती थी, लैंप्स होती थी, वो चलती थी मिट्टी के तेल से। तो जब वो चली तो लांटर्न चलने की स्मेल भी आई और साथ में रोशनी भी आई। I heard a gentle sound of movement. मुझे एक आवाज सुनाई दे रही। ये डॉक्टर वॉटसन कह रहे हैं कि मुझे एक आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई चल रहा है। एंड देन ऑल वॉज साइलेंट वंस मोर। और एक बार फिर से सब कुछ शांत हो गया। फॉर हाफ एन आवर आई सेट विद स्ट्रेनिंग ईयर्स। आधे घंटे के लिए, अगले आधे घंटे के लिए मैं अपने कानों को खड़ा करके यानी कि ईयर्स को बिल्कुल सावधान करके बैठ गया कि मुझे कुछ जो भी होगा मेरे ईयर्स को फटाफट वो सुनना है कि जो भी अनहैपनिंग जो भी होने वाली है। देन सडनली अनदर साउंड बिकेम ऑडिबल। और फिर दोबारा से एक अलग तरह की आवाज सुनाई देने लगी। ऑडिबल का मतलब सुनाई देने लगी। A very gentle, soothing sound, एक बहुत सूथिंग यानी कि स्पष्ट आवाज थी। कैसी आवाज थी? स्पष्ट। Like that of a small jet of steam escaping continually from a kettle. जैसे कि एक चाय वाली केटल से लगातार भाप निकल रही हो। लगातार, कॉन्टिन्यूली, लगातार स्टीम, भाप, एस्केपिंग, निकल रही हो। जैसे कि ऐसी आवाज, जैसे कि हमारे प्रेशर कुकर से भी निकलती है और केटल से भी निकलती है। ऐसे ही जो हमारे पास स्टीमर होते हैं जिसमें हम खाना स्टीम करते हैं, ठीक है, उनसे भी आवाज निकलती है। तो वैसी आवाज एक निकलने लगी लगातार। द इंस्टेंट दैट वी हर्ड इट, जैसे ही हमने वो आवाज सुनी, होम्स स्प्रैंग फ्रॉम द बेड। होम्स बेड से छलांग लगा के खड़े हो गए। स्ट्रक अ मैच, उन्होंने एक माचिस चलाई। एंड लैश्ड फ्यूरियसली विद हिज केन एट द बेल पुल। और वो जो अपने साथ एक केन लेके आए हुए थे, जो छड़ी लेके आए हुए थे, वो उन्होंने बड़े ही फ्यूरियसली यानी ही बड़े ही बहुत जोर से उन्होंने वो वाली जो उनकी छड़ी थी
वो कहाँ लगाई, कहाँ बजाई उन्होंने? उस बेल के ऊपर बजाई, उसके ऊपर फेंका उसको। यू सी इट वॉटसन, ही येल्ड। वो उन्होंने चिल्ला के पूछा, वॉटसन तुमने देखा? यू सी इट? बट आई सॉ नथिंग। वॉटसन ने बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। एट द मोमेंट व्हेन होम्स स्ट्रक द लाइट आई हर्ड अ लो क्लियर विसल। जब होम्स ने उस लाइट को जलाया, मैंने एक बहुत धीमी क्लियर विस्लिंग विसल सीटी की आवाज जैसे सुनी। But the sudden glare flashing into my weary eyes made it impossible for me to tell what it was. पर जब मेरी आंखों में वो चमक आई ना वेंटिलेटर से, वो रोशनी आई जब, तो मुझे ये समझ ही नहीं आई कि वो जो आवाज आ रही है वो किस कारण आई है। At which my friend lashed so savagely, जिसके ऊपर मेरा दोस्त जो है वो उसने इतने उत्सुकता से उसने वो छड़ी क्यों फेंकी। Suddenly there broke from the silence of the night the most horrible cry to which I have ever listened. एकदम से क्या हुआ कि जो रात की चुप्पी थी, जो रात की खामोशी थी, उसको तोड़ा एक बहुत भयानक आवाज ने, जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। एक भयानक सी आवाज आई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। What can it mean? I gasped. ये क्या है? मैंने मैंने पूछा वॉटसन से। It means that it is all over. इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। Holmes answered, and perhaps after all it is for the best. और जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। We will now enter Dr. Roylet's room. अब हम दोनों डॉक्टर रॉयलेट के रूम में जाते हैं। With a grave face, एक बहुत गंभीर चेहरा लेके, he lit the lamp. उन्होंने लैंप को जलाया। ये वॉटसन कह रहे हैं कि होम्स ने उस लैंप को जलाया। Led the way down the corridor, और कॉरिडोर की ओर चल दिए। किसके कॉरिडोर की ओर? डॉक्टर रॉयलेट के कॉरिडोर की ओर। Twice he struck at the chamber door. उन्होंने उनके रूम का दरवाजा 2 बार खटखटाया। Without any reply from within. पर उसके अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। Then he turned the handle and entered. फिर उन्होंने उस दरवाजे की कुंडी को खोला और अंदर रूम के दाखिल हुए। It was a singular sight which met our eyes. एक दृश्य हमारी आंखों के सामने आया। On the table stood a dark lantern. टेबल के ऊपर एक लांटर्न चल रही थी। Throwing a brilliant beam of light upon the iron safe. और उसकी रोशनी किधर जा रही थी? उस तिजोरी की तरफ। Beside this, इसके अलावा, beside this table, इस टेबल के अलावा, on the wooden chair, उस वुडन चेयर के ऊपर क्या था? Sat Dr. Roylott, clad in a long grey dressing gown. उस लकड़ी की कुर्सी के ऊपर डॉक्टर रॉयलेट एक लंबा ग्रे कलर का गाउन डाल के बैठे हुए थे। His chin was cocked upward. उनकी जो चिन थी, जो ठोडी थी, वो ऊपर की ओर हुई हुई थी। Cocked upward, ऊपर की ओर हुई हुई थी। जैसे हम ऊपर किसी चीज को देखते हैं तो हमारी चिन
ऊपर की ओर हो जाती है। एंड हिज आईज वर फिक्स्ड इन अ ड्रेडफुल, और उनकी आंखें पे आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। रिजिड स्टेयर, बहुत भयानक तरह से वो स्टेयर घूर रहे थे। रिजिड स्टेयर एट द कॉर्नर ऑफ द सीलिंग, छत की ओर वो बहुत भयानक रूप से देख रहे थे। छत के कोने की ओर वो बहुत भयानक रूप से घूर रहे थे। कौन घूर रहे थे? डॉक्टर रॉयलेट। राउंड हिज ब्रो, स्टूडेंट्स लिसन, ये अब स्टोरी का एंड आ गया है, बड़े ध्यान से सुनना कि क्या हुआ लास्ट में। राउंड हिज ब्रो ही हैड अ पेक्यूलियर येलो बैंड, डॉक्टर रॉयलेट के आईब्रो के चारों तरफ एक पीले रंग का स्पेशल तरह का बैंड नजर आया। विद ब्राउनिश स्पेकल्स, जिसके ऊपर भूरे रंग के धब्बे पड़े हुए थे। which seemed to be bound tightly round his head, जो कि ये लग रहा था कि वो जो बैंड है वो उनके हेड के ऊपर बहुत टाइटली कसा हुआ है। As we entered, he made neither sound nor motion. जैसे ही हम लोग कौन कौन है? डॉक्टर वॉटसन और होम्स, शर्लक होम्स। जैसे हम दोनों ने रूम के अंदर एंटर किया, ना ही हमें कोई आवाज सुनाई दी और ना ही हमें कोई मूवमेंट नजर आई। द बैंड, द स्पेकल बैंड, विस्पर्ड होम्स। होम्स धीरे से बोले, वो पट्टा, वो धब्बेदार पट्टा। इन एन इंस्टेंट his strange headgear began to move. अगले ही पल वो जो अजीबोगरीब सिर के ऊपर जो एक पट्टा कसा हुआ था उसने मूव करना शुरू कर दिया। And there reared itself from among his hair the squat diamond-shaped head and puffed neck of a loathsome serpent. जानते हो वो स्पेकल बैंड क्या था? वो एक सांप था, जहरीला सांप, जो डॉक्टर रॉयलेट ने जिसके साथ जूलिया को मारा। ही किल्ड जूलिया, और उसके बाद अब वो हेलन स्टोनर को भी मारना चाहते थे। बट जब उन्होंने उस रात अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए हेलन की ओर उस सांप को उस वेंटिलेटर से भेजना चाहा, तो उस सांप ने डॉक्टर रॉयलेट को ही अपना शिकार बना लिया, उनको डस लिया। अब उसके सिर से धीरे धीरे उसके गले तक आ गए, वो सांप धीरे धीरे उनके गले तक आ गया, उनके सिर से होते हुए। इट इज अ स्वैम्प एडर, ये एक जहरीला सांप है। स्वैम्प एडर इज द डेडलिएस्ट टाइप ऑफ स्नेक्स। क्राइड होम्स, होम्स चिल्लाया कि ये एक स्वैम्प एडर है। द डेडलिएस्ट स्नेक इन इंडिया, भारत का, हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक, सबसे जहरीला सांप। He has died within 10 seconds of being bitten. डॉक्टर रॉयलेट इसके काटने की वजह से 10 सेकंड्स के बीच बीच उनकी मृत्यु हो गई है। Violence does, हिंसा ने अपना काम किया है। In truth, असल में, recoil upon the violent, and the schemer falls into the pit which he dig for another.
और डॉक्टर रॉयलर जिन्होंने ये स्कीम बनाई थी, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था जूलिया और हेलन दोनों को मारने का, वो अपने षड्यंत्र के बीच जो उन्होंने एक खड्डा खोदा था उन दोनों को मारने के लिए, वो खुद ही उस खड्डे में गिर गए। लेट अस थ्रस्ट दिस क्रिएचर बैक इनटू इट्स डेन। हमें इस सांप को वापस इसकी जगह में पहुंचा देना चाहिए। एंड वी कैन देन रिमूव मिस टोनर टू सम प्लेस ऑफ शेल्टर। और हमें मिस टोलन यानी कि मिस हेलन स्टोनर को उनकी किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचा देना चाहिए। एंड लेट द कंट्री पुलिस नो व्हाट हैज हैपेंड। और हमें शहर की पुलिस को ये बताना चाहिए कि क्या हुआ है, इस सारे षड्यंत्र के बारे में बताना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी द स्पेकल बैंड। बहुत इंटरेस्टिंग से सुनाई है, होप कि आप लोगों ने भी उतनी इंटरेस्ट के साथ सुनी होगी। सो बुरे का नतीजा बुरा होता है, ये हमें इस स्टोरी ने बताया है। तो अच्छे काम करिए, बुरा ना सोचिए, ना कीजिए किसी का। हैव अ वंडरफुल डे स्टूडेंट। बाय बाय।